सर दिखता है तो क्या दिखता है तो? ऐसा दिखता है तो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही लगा दे। हम्म। तो हमें क्या करना है ना कि जब भी अगर फॉर्मेशन का डेटा गिवन रहे है ना, हम अगर कंबशन का डेटा गिवन है यहाँ पे और फॉर्मेशन का भी डेटा गिवन है और पूछा क्या है, फॉर्मेशन आपसे पूछा है, तो हमें क्या करना है, डेल्टा एच फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की बात करेंगे। मेरा वॉइस क्लियर है ना, एक बार कंफर्म करना। हाँ सर। तो CH4 का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, है ना, इन्हीं दोनों रिएक्शन CH4 का कंबशन करा देते हैं अपन, है ना। तो CH4 के कंबशन से हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, डेल्टा एच ऑफ CO2 प्लस डेल्टा डेल ऑफ H2O, यही मिल सकता है ना। हेलो, एक बार कंफर्म करना अरिजीत। हाँ सर। देवार्गो ये आंसर आ गया ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ पे? सर माइनस में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। भाई डेटा किसका गिवन है यहाँ पे? फॉर्मेशन का। फॉर्मेशन का। तो हमें फॉर्मेशन का ही डेटा यूज करना पड़ेगा ना, जो डेटा गिवन रहे हमें उसी के टर्म्स में लेके चलना है। फॉर्मेशन किसका होता है, प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का। तो हमें उसके अकॉर्डिंग टू डेटा लिखना पड़ेगा। क्लियर? एक बार ट्राई करोगे? हाँ सर कर रहा हूँ। करिए, ट्राई करिए। अरिजीत तेरा आंसर आ गया था ना? प्लस माइनस में हो कंफ्यूज गया तो था। नहीं हुआ ना? नहीं हुआ सर। तो मेन है ना कि हमें प्लस माइनस पे ही थोड़ा फोकस करना है, बाकी आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लोगे। सर ऐसा होगा कि डेल्टा इज कॉम्बशन ऑफ CH4 इक्वल टू डेल्टा इज फॉर्मेशन ऑफ CH4 माइनस 2 टाइम्स डेल्टा इज फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस डेल्टा इज फॉर्मेशन ऑफ CO2। रिएक्शन लिख के पहले बैलेंस करिए आप, है ना, तभी आपका बैलेंस प्रोडक्ट करके मिलेगा। बोल रहा हूँ। हम्म। तो CH4 का कम्बशन इक्वेशन लिखिए। CH4 को अगर हम ऑक्सीजन के साथ अगर हीट करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा क्या मिलेगा? अगर हम CH4 का ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन लिखते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपने को, CO2 और H2O। हाँ। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है ना, तो ये क्या होता है, 3n+1/2, है ना, n का वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे n ही होता है तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, यही ना। हाँ सर। अब इसके अकॉर्डिंग टू हमें डेटा लिखना पड़ेगा आपको। अब डेटा किसका गिवन है, एक कंबशन का डेटा गिवन है, दो फॉर्मेशन का डेटा गिवन है, और हमसे क्या पूछा है, डेल्टा एच फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन का मतलब क्या था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यही करते थे ना। और हाँ सर। CH4 के केस में ये नेचर में इसी फॉर्म में, तो डेल्टा कंबशन को डेल्टा फॉर्मेशन, जैसे ऊपर मैंने एक लॉजिक सिखाया आपको, है ना, कि जब भी अगर कहीं पे कुछ ऐसा रिएक्शन मिल जाए ना जो नेचर में उसी फॉर्म में रहता है, तो डेल्टा एच और रिएक्शन जो होगा वो डेल्टा एच फॉर्मेशन या फिर डेल्टा एच कंबशन के इक्वल हो जाएगा। अब मीथेन आपने कितने मोल लिया था, 1 मोल, तो 1 मोल के लिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच को इक्वल हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर। अब ये कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अरिजीत आ गया ना भाई? हाँ सर अब पहले आ हमें गया था तो। फॉर्मेशन का डेटा यूज करना है, तो माइनस का 300 और ये हो जाएगा माइनस का माइनस। 650, हाँ 650 और माइनस ऑफ माइनस 1000 दैट इज प्लस प्लस का 1000 1000 होगा। तो आंसर क्या आ गया, 50 आ प्लस जाएगा। 50 किलो जूल पर मोल। देवार्गो क्लियर है ये? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ट्राई करिए। और तीसरा क्वेश्चन मेंस 23 का है, ये दोनों भी ट्राई कर लीजिए तो लॉजिक ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सा डेटा यूज करना है।
तो पहले का -110 किलो कैलोरी पर मोल। हाँ, किलो माइनस कैलोरी पर मोल तो आएगा। सही है। किलो कैलोरी पर मोल भी तो होगा ना। हाँ, किलो कैलोरी पर मोल के टर्म्स में लिखा हुआ है। तो आप इधर शायद आंसर लिखे होंगे, तो किलो कैलोरी पर मोल नहीं लिखे। पर मोल। सेकेंड वाला एक बार ट्राई कर लीजिए। इधर पे वाटर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। कहाँ पे? सेकंड वाले क्वेश्चन में रिएक्शन जब लिख रहे हैं तो बैलेंस नहीं कर पा रहे ना। बैलेंस करिए, बट जो डेटा नहीं गिवन है उसको 0 ले लीजिए। ठीक है। इसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है पार्ट, एक से रुक जाओ देख लेते हैं क्वेश्चन में। ये तो डेटा होगा, हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 गैस एंड हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड, हीट ऑफ कंबशन ऑफ मिथेनॉल गिवन है एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल गिवन है। सर रिएक्शन बैलेंस नहीं कर पा रहे। नहीं बैलेंस कर पा रहे, एक बार डेटा चेक करने दीजिए मेरे को, है ना। सही लिखा हुआ है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन कराओगे ना। हेलो अरिजीत। O2 को किससे बैलेंस करेंगे? O2 लेफ्ट साइड में रहेगा, राइट हैंड साइड पे O2। प्रोडक्ट क्या बन रहा है? C2H5OH बन रहा है ना, तो उसमें तो वो आएगा ना। रुकिए सर, बना लेते हैं। बना लीजिए एक बार। अल्कोहल में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन बनेगा, आएगा, है ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि हमें क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है यहाँ पे। अब क्लियर हुआ? हाँ सर, क्लियर हो गया। चलिए इसको फिर सॉल्व करिए। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन आ रहा है 277.7 किलो जूल पर मोल।
प्लस या माइनस? सर हीट ऑफ फॉर्मेशन प्लस आएगा और आंसर आएगा माइनस में। माइनस में आएगा, ओके। सर देवार्गन माइनस में लिखा हुआ है ना सामने। माइनस लिखा हुआ है। हो गया भाई? देवार्गन आंसर आ गया ना, एक बार कंफर्म कर। चलिए ये हो गया। देन नेक्स्ट पार्ट पे अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन का मीनिंग क्या होता है कि जब भी हम एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, मतलब एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में, इस टर्म को हम क्या बोल देते हैं? इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन बोल देते हैं। जैसे ग्राफाइट से डायमंड अगर जा रहा है तो ग्राफाइट से डायमंड, ग्राफाइट क्या था? मोर स्टेबल था, है ना? तो यहाँ पे डेल्टा एच नोट का वैल्यू जो होता है ना, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन की अगर बात करेंगे तो 1.9 किलोजूल पर मोल। सेम एज अगर मान लीजिए फॉस्फोरस व्हाइट है, व्हाइट फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो सिंपल सा फंडा ये बोलते हैं कि जब भी अगर एलोट्रॉपिक फॉर्म गिवन रहे ना, तो उस केस में हम इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन की बात करते हैं। एंड इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन का डेटा ना हमेशा डेल्टा एच सी से कैलकुलेट होगा। इंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो कंबशन में हमने क्या किया था? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट की बात की थी। तो डेल्टा एच ट्रांजिशन में भी हम क्या निकालेंगे? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट की बात करने वाले। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन? एक बार कंफर्म करिए। कोई कंफ्यूजन? सर नहीं है। अब एप्लीकेशन ऑफ डेल्टा एच की अगर बात करते हैं हीट ऑफ कंबशन का, तो इससे हम स्टेबिलिटी ऑफ एलोट्रॉप फाइंड आउट करते हैं। या किसी भी फ्यूल का जो कैलोरीफिक वैल्यू है ना, वो भी हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? डेल्टा एच से फाइंड आउट करेंगे, है ना? कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? मॉड में हमने लिया है डेल्टा एच कंबशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फ्यूल, है ना? मतलब यूनिट फ्यूल को बर्न करने में जो भी एनर्जी रिलीज होगा, उस एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल बोल देते हैं, है ना? और विद द हेल्प ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू हम फ्यूल के एफिशिएंसी को भी कंपेयर कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन इस पे भी बेस्ड है। सपोज अगर मान लो मैंने ले लिया डेल्टा एच कंबशन ऑफ डायमंड इज दिस वन, डेल्टा एच ऑफ एमोर्फस कार्बन इज दिस वन, कैलकुलेट एनर्जी चेंज व्हेन 2 ग्राम डायमंड इज कन्वर्टेड इनटू एमोर्फस फॉर्म। ट्राई करिए एक बार, क्या होगा आंसर? अरिजीत एक बार ट्राई करो।
आंसर अरिजीत। सर बोल रहे इधर में मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? डायमंड में कार्बन ही रहता है ओनली। 12 होगा ना? हाँ, उसके तब अकॉर्डिंग टू 3.33 इंटू 3.33/12 हो रहा है ना? करके देख लीजिए एक बार। तो वो 0.275 आ रहा है। 0.275 आ रहा है, बट यहाँ आंसर तो गिवन है 0.55 ना। सर इसलिए तो पूछे। तो 2 ग्राम के लिए निकालना है ना, आपने 1 ग्राम एक के लिए निकाल लिया ना। हेलो, हाँ सर आ रहा है 0.55 आ रहा है। आ गया। दोबारा को तेरा आंसर आया। सर वो 1 ग्राम वाला वो थोड़ा सा मिस आउट कर गए थे। मिस आउट कर गए थे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली आपसे क्विज में, है ना। एक क्वेश्चन तो यहाँ से रहता है इस चैप्टर से, आसान सा रहेगा, ज्यादा टफ नहीं रहेगा। दोबारा को आंसर आ गया तो फिर अपन नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। सर 3.3 के साथ क्या करना होगा फिर? क्या क्या 3.33 आ गया, फिर क्या करना? 3.3 किसके लिए है? एक मोल के लिए। एक मोल का मास क्या है? 12 ग्राम। आपको ग्राम के टर्म्स में निकालना है ना। एक मोल का मास, एक मोल के लिए क्या है? 3.33 आया। हाँ सर। एक मोल का मास क्या है? 12 ग्राम। तो 12 ग्राम के लिए आया आपका 3.33। तो 1 ग्राम के लिए क्या आ गया? 3.33/12। और क्वेश्चन में पूछा 2 ग्राम के लिए, तो 3.33/12 इंटू 2 करना है, आंसर आ जाएगा आपको 0.5। क्लियर है? हाँ सर। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है कि नहीं? अभी नहीं है ना भाई? नहीं। नहीं। देन नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। तो फेज चेंज में हमें क्या करना है? एक स्टेट से दूसरे स्टेज में चेंज करना है। जैसे मान लो कि सॉलिड से अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए क्या यूज करेंगे? इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, है ना। हमेशा हमें 1 मोल की रिक्वायरमेंट है ना। कि 1 मोल सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने को क्या बोलेंगे? फ्यूजन होता है ना। 1 मोल ऑफ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने को क्या बोलेंगे? इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा, है ना। एंड 1 मोल को अगर हम कन्वर्ट कर दें, सॉलिड को डायरेक्टली हम गैस में कन्वर्ट कर दें, तो उसको क्या बोलेंगे? डेल्टा एस सब्लिमेशन हो जाएगा। ये कंफ्यूजन यहाँ पे, इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है? एक बार कंफर्म करिएगा। नहीं है। नहीं। अब इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? सॉल्यूशन का मीनिंग ये है कि जब भी अगर कोई भी ऐसा सॉलिड सब्सटेंस रहे और आपने उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व करने में जो भी एनर्जी चेंज आएगा, उस एनर्जी चेंज को हम, इंथैल्पी चेंज को हम क्या बोलेंगे? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे केसीएल है, तो केसीएल का अगर वाटर में हम सॉल्यूशन बनाते हैं ना, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, है ना। एनर्जी रिलीज होता है, डेल्टा एच, सॉरी, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा होगा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में। डेल्टा एच का वैल्यू क्या है? 4.4 किलो कैलोरी। तो हमें ये पॉइंट एक कंसीडर करना पड़ेगा कि इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होगा ना, वो आइदर एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक। ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, क्वेश्चन में गिवन रहेंगे। उस गिवन डेटा के अकॉर्डिंग टू हम डिसाइड कर पाएंगे कि कब वो एक्सोथर्मिक है, कब वो एंडोथर्मिक है। कोई कंफ्यूजन है भाई? हेलो, कोई कंफ्यूजन? नहीं है। नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से ना एक क्वेश्चन जनरली पूछ लेता है, तो मैं इस पे एक स्टार लगा रहा हूँ, समझिएगा इस फंडे को। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब ये था कि जब अपन एसिड और बेस का रिएक्शन कहीं पे लेके चलेंगे, है ना, तो एसिड और बेस रिएक्शन जब भी आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है ना। इसी को अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल देते हैं। तो हम एक सिंपल सा फंडा ये बना लेते हैं कि 1 मोल ऑफ वाटर के फॉर्मेशन में जितना भी एनर्जी चेंज आ रहा है या हीट फॉर्म हो रहा है, दैट एनर्जी चेंज इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। एंड डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज नेगेटिव होगा। जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक नेचर होता है। जैसे हमने कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इनके कॉम्बिनेशन से हमें प्रोडक्ट क्या मिला? सॉल्ट एंड वाटर।
और इस केस में जो न्यूमेरिकल डेटा मिला ना मेरे को, वो था डेल्टा एच -13.7 किलो कैलोरी। ठीक है, अब सेकेंड केस HCl में अगर हमने NaOH की जगह KOH ले लिया, तो इस केस में भी जो हमारा न्यूमेरिकल डेटा मिला वो सेम मिला था, है ना, कांस्टेंट वैल्यू। तो अदर एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये फाइनली कंक्लूड किया गया कि जब भी हम कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाएंगे, उस केस में ऑलवेज जो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू आएगा वो -13.7 किलो कैलोरी, है ना, या फिर किलो जूल के लिए हमने इसको 4.18 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, माइनस का 57.1 किलो जूल होगा, है ना। जब भी अगर कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस रहेंगे, उसके लिए डेटा क्या आएगा, -13.7 किलो कैलोरी और माइनस का 57.1 किलो जूल के इक्वल। इस बेसिस पे ना अपन ने एक पॉइंट फाइनल कंक्लूड किया, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ऑलवेज न्यूमेरिकल डेटा जो आएगा ना वो इस डेटा के इक्वल आएगा, हीट रिलीज इज इक्वल टू -13.7 इनटू इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, है ना, इन किलो का। इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है? हेलो, नहीं है। नहीं है। नहीं। अब अगर डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए या कोई भी एक वीक वाला पार्ट रहे, तो उस केस में जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगा ना वो 13.7 से लेस निकलता है। क्यों, ऐसा क्यों लेके चलते हैं? तो इसके पीछे लॉजिक हम ये बोलते हैं कि जो वीक एसिड है ना, उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या था, नेग्लिजिबल था। तो कुछ अमाउंट में एनर्जी जो है ना उनको डिसोसिएट करने में भी यूज हो जाएगा। जब तक अगर H+ या OH- रिलीज होके नहीं मिलेगा, तब तक आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं करवा पाओगे, है ना। तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड फॉर द डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेस। सो फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, और दोनों ही अगर कहीं पे दोनों वीक ही नेचर रहे, तो उस केस में डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू -13.7 किलो कैलोरी से कम आएगा। कोई कंफ्यूजन है भाई? कोई कंफ्यूजन? नहीं है। नहीं। अब डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन जो रहता है ना, ये एसिडिक और बेसिक नेचर पे भी डिपेंड करता है ना। और आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन जो रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक और बेसिक नेचर पे डिपेंड करेगा। तो कहीं पे भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर जाएंगे ना, कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल डेटा पे बेस्ड पूछ लेता है। एक ये स्पेशल पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि अगर हम डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HF निकालें ना with a strong base, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 13.7 किलो कैलोरी आएगा ड्यू टू हेवीली हाइड्रेटेड फ्लोराइड आयन, है ना। फ्लोराइड में क्या रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फंडा, और ये सबसे स्मॉलर आयन है हैलोजन फैमिली का, जिसके चारों तरफ हाइड्रेटेड साइज जो होगा वो बहुत लार्जर रहेगा, है ना। तो ड्यू टू हेवी हाइड्रेटेड साइज ऑफ F-, द एनर्जी विल बी मोर देन 13.7 कैलोरी। इस पॉइंट में कुछ कंफ्यूजन है आप लोगों का? नहीं है। इसके बेसिस पे ना हमें ये दो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करिए एक बार, क्या होगा, है ना। एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है, ट्राई करिए। पहला क्वेश्चन है एक न्यूमेरिकल अप्रोच का, दूसरा क्वेश्चन है एक थ्योरेटिकल अप्रोच का। दोनों ही क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे गए हैं।
तो पहला वाला में 11.42 आ रहा है। पहले वाले में जूल में या कैलोरी में? जूल में। 2.74 को मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, है ना? माइनस में या प्लस में? माइनस। सही आ रहा है 11.4। दूसरे वाले का? दूसरे वाले का? हाँ, पहला वाला का आधा आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। तो ये हाँ -1.37 किलो कैलोरी। ओके, सेकेंड वाला सॉल्व करिए देन। अच्छा, सेकंड वाला ही बोले। ओके, ये नेक्स्ट वन जो नीचे मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड हाँ, स्ट्रॉन्ग। करते हैं। तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट है। सबका आ गया ना भाई? इन्हीं का कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है ना? सर फर्स्ट वाले में फॉर्मूला भूल गया। फर्स्ट वाले में फॉर्मूला भूल गए थे? अब याद आ गया ना फॉर्मूला? -13.7 इंटू लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग एजेंट का इक्विवेलेंट। हाँ, इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ सर। कोई दिक्कत? जी कोई सर। दिक्कत है भाई? अरे बोल तो हाँ या ना। नहीं सर। नहीं। चलिए देन नेक्स्ट पार्ट पे अपन मूव करते हैं, लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोकेमिस्ट्री में ना हमें दो लॉ पे फोकस करना पड़ता है। पहला है लेवोजियर एंड लैप्लास लॉ। इसमें हम ये बोलेंगे कि जब भी किसी भी कंपाउंड को डिसोसिएट करने में जितना हीट यूज हो रहा है ना, सेम अमाउंट ऑफ हीट उस कंपाउंड के फॉर्मेशन में भी लगेगा। का मीनिंग ये हुआ कि अगर हम कहीं पे वाटर बनाते हैं तो वाटर बनाने में एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है? -8.3 किलो कैलोरी। तो अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर देना, द वाटर का डिसोसिएशन ले ले, तो डिसोसिएशन में भी हमें जस्ट सेम मैग्नीट्यूड का एनर्जी यूज होगा। साइन क्या रहेगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे ये एक्सोथर्मिक था, तो ये क्या हो जाएगा अपना? एंडोथर्मिक हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? तो नहीं कोई है कंफ्यूजन है यहाँ पे? एक बार कंफर्म करिए। सर, नहीं है कंफ्यूजन। देन सेकेंड वन इज हेस लॉ। तो हेस लॉ जो है ना, वो लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन को रिप्रेजेंट करता है। कि अगर मान लो हम किसी भी ए टू बी मूव कर रहे हैं, और ए टू बी मूव करने में हमने अलग अलग पाथ सेलेक्ट कर लिया। जैसे ये एक ही अप्रोच में पहुंच गए, यहाँ पे मैं 2 अप्रोच में पहुंच रहा हूँ, और इधर मैं 3 अप्रोच में पहुंच रहा हूँ। तो हेस लॉ ने ये बताया कि अगर हमें ए टू बी मूव करना है ना, तो जितना एनर्जी क्यू लग रहा है, क्यू का वैल्यू क्यू डैश प्लस क्यू डबल डैश के इक्वल होगा, और इस क्यू का वैल्यू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल होगा, है ना? कि हमें एक कंप्लीट कोर्स ऑफ रिएक्शन में अगर हम सेम रिएक्टेंट से सेम प्रोडक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो चाहे आप सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट करिए या मल्टी स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट करिए,
एनर्जी जो लगने वाला है ना, ये जो यूज होगा वो सेम लगेगा। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है आप लोगों का? एक बार कंफर्म करना है। तो नहीं है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ हेस लॉ क्या है कि ये हमारे पास ना एक थ्योरेटिकल डेटा प्रोवाइड करता है ना, या थ्योरेटिकल पाथ प्रोवाइड करता है कि कहीं पे भी किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में जो एनर्जी चेंज है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कैसे चेंज हो रहा है ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम हेस लॉ का फंडा यूज करते हैं। अब हेस लॉ की बेसिस पे ना, जैसे मान लो कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि एक रिएक्शन ये था, दूसरा रिएक्शन ये था, तो हमें इस तीसरे रिएक्शन के लिए टोटल एनर्जी चेंज निकालना है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? एक बार ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए। सर ये आ रहा है। हो गया भाई ये? हाँ सर। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन एक बार ट्राई करिए, क्या होगा? हाँ सर, पहला वाला आ गया। 200 वाला तो करते हैं।
हाँ सर, -890.36 किलो जूल आ रहा है। -890.36 जूल आ रहा है। आ गया था ना भाई? सर ये नहीं आया। करो एक बार ट्राई करो, प्लस माइनस में गलती कर रहे हो तुम। किसका डेटा गिवन है? फॉर्मेशन का। पूछा क्या है? कंबशन। क्या लगाओगे? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो आ जाएगा फिर आंसर। आया? एक बार कंफर्म कर। हाँ सर आ गया। ओके। अब नेक्स्ट जो है ना हमारा, वो है बॉन्ड इंथैल्पी, है ना? तो बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि जब भी कहीं पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, व्हेन देन उसमें जो भी इंथैल्पी का चेंज रहेगा, है ना, उसी को बोलते हैं अपन बॉन्ड इंथैल्पी। कि गैसेस एटम से बॉन्ड का अगर फॉर्मेशन होने लगा, चेंज में जो भी एनर्जी चेंज रहेगा उसको अपन बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। जैसे मान लो कि H और H गैसेस है, ये कंबाइन करके H2 का फॉर्मेशन कर लिया, ये रिएक्शन कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। और जब हम इसी को डिसोसिएट करेंगे ना, तो सेम अमाउंट में एनर्जी हमें क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। तो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनके इसमें बॉन्ड एंथैल्पी जो होता है ना, डिसोसिएशन एंथैल्पी के इक्वल होता है। और डायटोमिक मॉलिक्यूल बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल्स टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, है ना? और सेम फंडा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए भी करेंगे। जैसे मान लो H2O है, तो H2O को अगर हम डिसोसिएट सर थोड़ा सा जोर से बोलिए। ओके, H2O को पहले अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो वो डिसोसिएट हो रहा होगा H प्लस और OH माइनस आयन में, है ना? मेरा वॉइस अभी क्लियर है? अरिजीत, मेरा वॉइस क्लियर है ना? हाँ सर, क्लियर है। ओके। तो जैसे मान लो कि H2O है ना, ये H प्लस और OH में कन्वर्ट हुआ, अभी ये OH फिर से है, तो इस OH को भी हम डिसोसिएट कर सकते हैं O और H के टर्म्स में, है ना? तो पहला वाला जो एनर्जी है इसको बोलेंगे डेल्टा H को BE1 बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1, दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी ऑफ 2, है ना? और फाइनल जो डेल्टा H होगा ना, वो BE1 प्लस BE2 के इक्वल हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है? सर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि जिससे बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH अगर निकालना है अपने को, तो OH का बॉन्ड एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? ये इसका टोटल एनर्जी क्या था? BE1 प्लस BE2, है ना? और इस OH का अगर निकालना है तो हम OH के लिए क्या लिख देंगे? बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ 2 बाई 2 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? हेलो, इसमें कोई कंफ्यूजन? सर नहीं है। अगर आप कहीं भी पॉलीएटॉमिक सब्सटेंस गिवन रहे, देन पॉलीएटॉमिक सब्सटेंस में ना जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो एवरेज ऑफ हीट गिवन टू डिसोसिएट ऑल द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ गिवन कंपाउंड। हम ये लॉजिक लगाएंगे कि जितने भी बॉन्ड प्रेजेंट है ना, उसको ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी दे रहे हैं, उनके एवरेज को ही हम क्या बोल देंगे? बॉन्ड एनर्जी बोल देंगे। तो मैं एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ कि एवरेज बॉन्ड एनर्जी जो होगा वो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर क्लीवेज ऑफ ऑल द बॉन्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन, इसके अकॉर्डिंग लिखता है। एंड डेल्टा HR अगर हमें बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में पूछा जाए, तो यहाँ पे भी हम बॉन्ड किसका ब्रेक कर रहे हैं? रिएक्टेंट का ब्रेक कर रहे हैं। तो इट विल बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? हेलो, इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है? एक बार कंफर्म करिए। सर नहीं है। नहीं। तो अब हमें इसी फंडे का यूज करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ना?
एक क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए, क्या होगा आंसर। एक बार ट्राई करिए, आंसर क्या होना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये मेंस का पुराने क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन मेंस 24 में पूछा गया। हेलो। क्लास को करता हूँ कॉल 8-10 तक फ्री होगा। सॉल्व करिए अरिजीत, सॉल्व करो भाई। तो पहला वाला 134.7 आ रहा है। 134.7 आ रहा है, ये तो आंसर गलत हो गया। फिर ट्राई करिए फिर से। तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा ना। बॉन्ड एनर्जी जो होता है, बॉन्ड एनर्जी के टर्म में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ही करते हैं अपन। अब कितने टाइप के बॉन्ड है वो भी तो देखने पड़ेंगे ना, जैसे 4HF है तो 4 into 135 करना पड़ेगा ना। सर फर्स्ट वाला आ गया आंसर। अरिजीत, आगे की कॉपी तो सेम से इधर मल्टीप्लाई गलत वगैरह किया। किए हो या नहीं। देखते हैं एक बार। ओके, फर्स्ट वाले का आंसर आ गया तो सेकंड वाला सॉल्व करो। जवार को सेकंड वाला सॉल्व कर, फर्स्ट वाला आ गया वो दे। हाँ सर कर रहा हूँ। सर आ गया। आ गया। देन सेकंड क्वेश्चन ट्राई करिए एक बार, क्या होगा। सर सेकंड वाला -125। -125 करेक्ट है। तीसरा वाला ट्राई करिए, ये मेंस 23 का क्वेश्चन है।
सॉल्व करिए। सेकंड वाला भी आ गया। सेकंड वाला भी आ गया। तेरा आगे ना जो वर्ग हो। सर मेन 34 लास्ट वाला कर रहे हैं। क्या क्या बोले? सर लास्ट वाला कर रहे हैं रुके। ओके ओके कर लीजिए। सर लास्ट वाला 80। लास्ट वाला 80। ओके। और ये तू भी बता आंसर क्या है लास्ट वाले का। सर कैलकुलेशन में तो -80 आ रहा है। देखते हैं। आंसर तो 100 आ रहा है। तो आ रहा है सर -100। -100। जवार को तेरा भी यही आ रहा है। सर मेरा गलत आ रहा है। आपका गलत आ रहा है। बहुत सही। चलिए इसको ट्राई करते हैं अपन। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? A2 plus B2 this gives 2AB and delta H formation is -200 kilojoule per mole. Bond energy of A2, B2 and AB are in ratio 1:0.5:1 है। Then bond enthalpy of A2 is। ये पूछा आपसे। अब देखना यहाँ पे लॉजिक 400 आ रहा है। क्या क्या। सर 400 आ रहा है। 4 नहीं 800 आएगा आंसर। कहीं पे मिस्टेक किए हो। फिर से गलत कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 400 आ रहा था। क्या क्या। मेरा भी 400 आ रहा था। अच्छा आपका भी 400 आ रहा था। तो अगर हम डेल्टा एच आर निकाले ना यहाँ पे, है ना, डेल्टा एच फॉर्मेशन है कितना माइनस का 200 और बॉन्ड एनर्जी का डेटा क्या गिवन है 1:2.5:2 के टर्म्स में गिवन है। ये गिवन था ना। तो हमें क्या करना है कि इन सब वैल्यू पे ना ये सारे डेटा को हमें पुट करना है और एट के लिए हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। डेल्टा एच आर रिएक्शन में क्या गिवन है? डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या गिवन है माइनस का 200 दैट इज डेल्टा नोट फॉर्मेशन ऑफ ए बी। मैं डेटा लिख रहा हूँ कि डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ ए बी जो है ना एक मोल के लिए जब भी फॉर्मेशन होता है तो एक मोल के लिए होता है। ये माइनस का 200 किलो जूल पर मोल है। बट यहाँ पे कितने मोल का फॉर्मेशन हुआ है? 2 मोल का फॉर्मेशन हुआ है ना।
तो ये तो 2 तब आ मोल जाएगा सर, 800 आ रहा है। 800 आ रहा है। हाँ कहाँ पे मिस्टेक की है, लॉजिक समझ में आया? हाँ सर, 2 मोल और ये, हाँ 1 मोल फॉर्मेशन का डेटा जब भी दिया रहेगा 1 मोल के लिए दिया रहेगा। ये जो डेटा गिवन है ना, ये 1 मोल के लिए गिवन है, बट हमें रिएक्शन में क्या दिख रहा है, 2 मोल दिख रहा है। तो हमें जो भी कैलकुलेशन लिखना है ना, वो 2 मोल के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा। क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे? दीवार भी ये समझ में आया? हाँ सर, वहां पे गलती हो रहा था। यहाँ पे गलती हो रहा था, अब मत करना गलती, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो लिखा हुआ है, इफ फेज चेंज ऑल्सो टेक्स प्लेस। अगर फेज चेंज भी कहीं पे अगर हो रहा है ना, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हीट रिक्वायर्ड फॉर फेज चेंज भी अपने को निकालना पड़ेगा, है ना? कि फेज चेंज सर मैं बोल रहा था, आप सॉल्यूशन लिखे थे ना, हाँ, एक बार दिखा दीजिए ना सॉल्यूशन। इसमें मैंने फॉर्मेशन का वैल्यू है 1 मोल के लिए कंसीडर किया है। 2 मोल के लिए लेके चलोगे तो ये आएगा 800 आएगा, ठीक है? हाँ यही आया था, ये इनिशियल आंसर था। हाँ, ये 2 मोल के लिए अगर निकालोगे तो 800 आ जाएगा, ये बढ़ जा रहा, हाँ 800 आ जा रहा। ठीक है? फॉर 2 मोल अगर लेके चलोगे तो डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन जो है ना, वो आएगा माइनस का 400 किलो जूल पर मोल। ये अगर रखोगे तो इसके अकॉर्डिंग तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा। चलिए, देन इफ फेज चेंज ऑल्सो अकर्स, तो हमें क्या करना है, फेज चेंज में जो एनर्जी यूज हुआ ना, वो भी यूज करना पड़ेगा, है ना? जैसे एक क्वेश्चन ये गिवन है कि कैलकुलेट डेल्टा एच कंबशन ऑफ मेथनॉल, है ना, लिक्विड फॉर्म। बहुत सारे डेटा गिवन है, इनका यूज करते हुए CH3OH का डेल्टा एच फॉर्मेशन और डेल्टा एच कंबशन निकालना है। ट्राई करोगे? ट्राई करोगे अरिजीत? सर रुके, एक बार देख रहे क्या बोले आप। एक बार ट्राई करिए इसको। सर आप एक कर दीजिए। हम कर दे रहे, एक ही क्वेश्चन है ये, देखो। अब देखो इसमें क्या करना है ना, कि हमें रिएक्शन क्या लिखना पड़ेगा, CH3OH। इसको बैलेंस किया अपन ने पहले। ये बैलेंसिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है ना अरिजीत? हेलो? इस ना ना, बैलेंसिंग, दिक्कत नहीं है। ओके। अब हमें क्या करना है कि भाई डेल्टा एच वेपराइजेशन भी गिवन है और बॉन्ड एनर्जी भी गिवन है। तो CH3OH में 3 CH बॉन्ड है ना? तो CH बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी क्या था, C था। हम इसको 3 × C लिख देंगे। एक CO बॉन्ड है, CO बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी है ना? तो क्या लिखेंगे, प्लस का E हो गया। एक OH बॉन्ड है, तो OH बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी क्या लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है ना? तो हमें यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एक D यूज करेंगे। क्लियर है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना कि टोटल जो आंसर है ना, वो कैसे आएगा। तो CH3OH के रेफरेंस में पहले डिसाइड करना है। देन O2 में O डबल बॉन्ड O है, तो इसका एनर्जी F गिवन था, है ना? इसका कॉफिशिएंट 3/2 है, तो ये 3/2 F हो जाएगा, ठीक? कोई कंफ्यूजन है क्या हाँ सर नहीं अरिजीत? है। एक बार ट्राई करोगे, ये फाइनल आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर कर रहे हैं। ओके, ट्राई करिए। हाँ सर आ रहा है। ओके, इससे ज्यादा सोच लिए, इससे ज्यादा इजी है ये। बहुत इजी है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में भी देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन तो फिक्स है, यहाँ से रहता ही रहता है थर्मोकेमिस्ट्री से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करना है ना? कि 1 मोल ऑफ phosphorus gaseous is converted into P4 gaseous if bond energy of PP bond is 500 kilojoule per mole, calculate delta HR।
सर डेल्टा इज वेपराइजेशन का लॉजिक डेटा कैसे यूज हो रहा है? फेज चेंज जो भी रहेगा ना, तो हमने क्या बताया कि जिसका फेज चेंज जहां गिवन है उसका भी यूज करना है अपने को, है ना। तो हमने क्या किया कि ये इक्वेशन लिखा है ना, तो वेपराइजेशन किसका गिवन है, H2O लिक्विड का गिवन है। तो H2O लिक्विड कहाँ दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट साइड में, तो 2B यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर। चलिए देन ये ट्राई करिए। 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस गैसियस, ट्राई करिए। आंसर आया अरिजीत? अरिजीत भाई आंसर आ गया है? अरिजीत एक बार कंफर्म कर, आंसर आ गया ना? हेलो। रुके थोड़ा सर। मैं रुका हूँ। तुम कुछ बोल ही नहीं रहे थे, तो मेरे को लगा हो या नहीं हो। सर ये वाला नहीं समझ आ रहा है। P4 का स्ट्रक्चर पता है? हाँ सर। नीचे बना हुआ डायमंड से कितने बॉन्ड रहते हैं? ठीक। तो उसके बेसिस पे आपको करना पड़ेगा। P जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, P4 में, है ना। बैलेंस करना पड़ेगा पहले रिएक्शन को, यहाँ पे 4 लेने पड़ेंगे। ठीक है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ PP बॉन्ड कितना है, 500 है। इसमें कितने PP बॉन्ड आपको दिख रहे होंगे, 6 बॉन्ड दिख रहा होगा। बॉन्ड। और उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 4 मोल था। 4P से P4 में कन्वर्ट हो रहा है। ये आ गया आंसर अपना, 1.5 इंटू 500 दैट इज माइनस का 750। हाँ सर आ गया। कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे आप लोग? सर बाय मास भी डिवाइड करते रहते हैं। मास से क्यों डिवाइड करेंगे, मोल है ना। हाँ वो बाद में देखें। अब लॉजिक समझ में आ गया ना?
हाँ सर। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है? हम्म, हाँ सर, हो गया इतना तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पे। तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपाउंड को ना उसके आइसोलेटेड गैसेस एटम में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी देना पड़ेगा उसी को बोलते हैं अपन इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। से NH3 है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, N गैसियस और 3H गैसियस में। तो डेल्टा HR जो होगा ना वो डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ NH3 के इक्वल होगा। दैट मीन्स यहाँ पे 3 NH बॉन्ड है तो 3 टाइम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH करना पड़ेगा अपने को। कोई कंफ्यूजन? इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है? सर नहीं है। अब इसके बेसिस पे ना आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ CH4 गिवन है X एंड डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ C2H6 गिवन है Y। देन आपको बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड निकालना है। ट्राई करिए, अच्छे बच्चे की तरह सॉल्व करिए इसको, है ना। ये सारे क्वेश्चन आपसे PYQ में डायरेक्टली पूछे गए हैं, दिख जाएंगे आपके पेपर में भी आएंगे, है ना। थोड़ा सा अच्छे से इसको कंसंट्रेट होके करिएगा सॉल्व। सर आगे आंसर। आ गया आंसर। सेकेंड वाला देन सॉल्व करिए। अरिजीत पहले वाले का आंसर आ गया ना भाई? सर CC निकाल रहे हैं। ओके निकाल लीजिए। हाँ सर, आ गया। आ गया। सेकेंड वाले का आंसर और देन थर्ड वाले का आंसर। सेकेंड एंड थर्ड का आंसर एक बार कैलकुलेट करिए क्या होगा। सर ये वाला आ गया। आ गया। लास्ट वाला कर लीजिए देन। हाँ सर, ये भी आ गया। ओके, तीनों आ गए ना भाई? हाँ सर, लास्ट वाला कर रहे हैं। ओके लास्ट वाला कर लीजिए।
डेल्टा एच सब सी वो ग्राफाइट वो मतलब क्या है? डेल्टा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। हाँ, फिर ये नहीं बन रहा। नहीं बन रहा है। जवाब कोई आया या नहीं आया? नहीं सर। अब ये सब्लिमेशन हो रहा है। सब्लिमेशन का मतलब है गैस डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा? सॉलिड फॉर्म गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो C3H6 से हमें क्या बनाना है? ग्राफाइट बनाना है। हीट ही करेंगे अपन, ठीक है। हेलो, हाँ रिएक्शन लिखे थे या बिना रिएक्शन के ही बनाने लगे थे? अरिजीत, क्या अप्रोच लगाए? तो सब्लिमेशन पे अटक जा रहे थे ना। सब्लिमेशन का मतलब डेल्टा एच रिएक्शन से ही सॉल्व होगा ना। रिएक्टेंट माइनस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, ठीक। बताया था ना। ये एक बार आप डेल्टा कर दीजिए। सब्लिमेशन। जवाहर तूने क्या अप्रोच लगाया? सर C3H6 का हमें क्या करना है? सब्लिमेशन करना है। तो मैं बैलेंस कर रहा हूँ रिएक्शन। ग्रेफाइट को अगर आपने हाइड्रोजन के साथ हीट किया होगा तब ये प्रोडक्ट बनेगा C3H6। ये क्वेश्चन में HH बॉन्ड भी गिवन है। ये कन्वर्ट होगा C3H6 गैसेस में, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है भाई? अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये पूछा ना। तो C3H6 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? कुछ ऐसा ही बनने वाला। C3H6, तो ये कहीं पे डबल बॉन्ड रहेगा, है ना। और एक अगर ये डबल बॉन्ड लगाओगे आप, तो यहाँ पे तीन, ये डबल लगा देते हैं तो ये तीन बना लिया, एक और एक इधर, यही ना अरिजीत? हाँ सर। कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है? 5 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाँ सर 5 नहीं 6 होएगा, लास्ट में और एक रहेगा। 1 2 3 4 5 ही होगा ना। एक डबल बॉन्ड है ना। तो डबल बॉन्ड रहने से कार्बन हाँ तो हाँ 4 बना हाँ, रहा है ना। बिल्कुल बोले, सही बोल रहे हो। एक और होगा, अच्छा, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं सर। तो इसके बेसिस पे कर लीजिए एक बार सॉल्व, आ रहा है आंसर या नहीं। ये वैल्यू गिवन नहीं था नहीं, डेल्टा। इसके बाद क्या करना है तो सब। ओके, इसके बाद क्या करना है? तो डेल्टा एच फॉर्मेशन होगा -21 गिवन है ना। और हमें यहाँ पे डेल्टा एच सब्लिमेशन का यूज करना है। तो कितने मोल थे? 3 मोल थे। तो 3 इंटू 170 कर दूं। एच एच का बॉन्ड हाँ एनर्जी सर। कितना? एच एच का बॉन्ड एनर्जी कितना है? 104 ना। हाँ अब कर लेंगे, समझ आ गया। कर लोगे? यहाँ पे 3 मोल ये भी होगा। ये आ जाएगा 3 सब इंटू। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट तो। हाँ हाँ, प्रोडक्ट माइनस ठीक है, रिएक्टेंट। इससे कर लेंगे अब इजी। इससे रिएक्शन तो यही लिखे थे तो गड़बड़ कर देते। कहीं पे गड़बड़ कर दिए होंगे, है ना। करो, देखो आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो फिर मैं करके बताता हूँ। 6 इंटू 99,
प्लस का कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने हाँ प्लस का 80 प्लस का बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यही ना। इसको सॉल्व करिए, -21 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 510 और प्लस का 312 और माइनस का ये 600 में से 6 माइनस कर दो तो 594 ना, और माइनस का 80, यही करेंगे। प्लस का बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेटा आ जाएगा कितना, माइनस का 594 माइनस का 80 मतलब 674 आया है ना, और 674 और ये था 169 ही आ रहा है, आ रहा है क्या प्लस 169। 169 आ जाएंगे आंसर आपके। चलिए, देन नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि जब भी आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो भी एनर्जी चेंज आएगा उस एनर्जी चेंज को हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल देंगे। ठीक है, अब सक्सेसिवली आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीज करता था, तो I2 I1 पर कहीं पे कंपैरिजन के लिए बोल दे तो 3 ग्रेटर होगा 2 से, 2 ग्रेटर होगा 1 से। और हमेशा हम ना आयोनाइजेशन एनर्जी जो 0 केल्विन पे निकालेंगे, है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी इन आयोनाइजेशन एनर्जी एट 0 केल्विन लेके चलना है। सेम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो डेटा रहेगा वो हम 0 केल्विन पे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज -273 केल्विन। कोई कंफ्यूजन है भाई? सॉरी, -273 डिग्री सी पे। नेक्स्ट है लैटिस एनर्जी का फंडा। तो लैटिस एनर्जी अपने क्या पढ़ा था, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होता है उसी एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं, है ना। तो NaCl सॉलिड है, इसको डिसोसिएट करेंगे Na+ और Cl- आयन में, इसमें जो भी चेंज आएगा एनर्जी का उस एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं, लैटिस एनर्जी बोल देते हैं। कोई कंफ्यूजन इस पॉइंट में? कोई कंफ्यूजन है आपका? एक बार कंफर्म करिएगा। नहीं है। नहीं। देन एक और फंडा जो अपन सीखते हैं वो है बॉर्न हैबर साइकिल, कि जो 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में जो एनर्जी यूज करेंगे उस एनर्जी को बोलते हैं अपन बॉर्न हैबर साइकिल, है ना। अब यहाँ पे हमें क्या अप्रोच लगाना है, जैसे आप इधर से इधर मूव कर रहे हो, Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 माइनस ये फॉर्म करेगा NaCl। तो जो भी इधर से क्लॉकवाइज जा रहे हैं और जो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है हम उसके अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट की बात करेंगे, है ना। क्लॉकवाइज वाले को हम क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज वाले की वैल्यू को क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव। जैसे मान लो कि मैं इधर से मूव कर रहा हूँ तो डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस का डेल्टा आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस का हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ClCl प्लस का डेल्टा HEG, और ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा HF प्लस लेटेंट हीट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हेल्प से ना हमें कहीं पे भी अगर सॉल्वेशन एनर्जी निकालना पड़ेगा या सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड एनर्जी निकालना पड़ता है तो ये डेल्टा एच लैटिस प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन के इक्वल होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन है अरिजीत? नहीं है। अब इसके बेसिस पे ना एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पे बहुत सारा डेटा गिवन है बॉर्न हैबर साइकिल पे बेस्ड, और हमें इसके हेल्प से ना ये डेटा निकालना है, फाइनल डेटा। ये JEE मेंस 21 का क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। एक बार यूज करिए डेटा का, फॉर्मूले का यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर क्या आएगा।
अरिजीत आंसर आ जाए तो बता देना भाई। ठीक है सर। सर थोड़ा सा ऊपर दिखा देंगे? हाँ भाई, दिख रहा है पूरा स्क्रीन? हाँ सर। ओके। सर 717.8 आ गया। आ रहा है, सही है। सेकेंड क्वेश्चन एक बार ट्राई करेंगे। सर -784। -794। तेरा आ गया अरिजीत? हाँ सर। अरिजीत, हाँ सर। ओके। देन नेक्स्ट पार्ट, सेकंड लास्ट पार्ट सर डिस्कस। इतना कुछ है थर्मोकेमिस्ट्री में? हाँ, सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। तो इतना ये सारा पोर्शन क्लास 11 में वो पोर्शन नहीं हुआ था ना? ये नहीं हुआ था? ना, ये इतना समय नहीं हुआ था। पूरा नया पढ़ रहे हैं। अच्छा, नहीं पढ़ रही, इसलिए मैं थोड़ा टाइम दे के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, रेजोनेंस एनर्जी की अगर बात करें तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है कि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रेजोनेंस हाइब्रिड में जब कन्वर्ट करेंगे ना, तो जो एनर्जी यूज होगा उसी को बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। अब रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? स्टेबल फॉर्म। तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगा नेगेटिव वैल्यू, है ना। और हाइब्रिड से अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरफ जाओगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं? डेल्टा एच फॉर्मेशन की हेल्प से हम रेजोनेंस एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे। जैसे मान लो कि ग्रेफाइट है, इसका अगर आपने हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दिया, क्या बनाया प्रोडक्ट? C6H6 बेंजीन बना, है ना। तो डेल्टा एच एफ बोलेंगे हम, ये फॉर्मेशन हो रहा है 6 मोल ऑफ कार्बन एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से। या फिर हम इसको डेल्टा एच रिएक्शन भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि 1 मोल का फॉर्मेशन हुआ प्रोडक्ट का, तो डेल्टा एच एफ और डेल्टा एच आर जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। तो हमें जब रेजोनेंस एनर्जी निकालना रहता है ना, तो रेजोनेंस एनर्जी के लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये सॉलिड को पहले गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तब एक तो डेल्टा एच सब्लिमेशन यूज होगा एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस का बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट यूज होता है। अब कभी कभार क्वेश्चन में देखोगे ना, तो आपको कुछ और डेटा गिवन मिलेगा, थ्योरेटिकल डेटा और एक्चुअल डेटा। तो जो डेटा क्वेश्चन में गिवन है इसको बोलते हैं अपन एक्चुअल डेटा, और जिसको कैलकुलेट करना है वो हमें थ्योरेटिकल डेटा रहता है। तो रेजोनेंस एनर्जी जो होता है ना, वो डेल्टा एच एक्चुअल माइनस का डेल्टा एच थ्योरेटिकल के इक्वल होता है। ये हर एक जगह क्वेश्चन में गिवन रहेगा, आपको जो जो डेटा गिवन है ना, उन सबका यूज करना है प्लस माइनस में। तो अगर मेरे को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है फॉर द एबव रिएक्शन, तो हम क्या बोलेंगे? इट विल बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी प्लस का फेज चेंज प्लस का रेजोनेंस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस ऑफ बॉन्ड एनर्जी फेज चेंज प्लस रेजोनेंस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अरिजीत, ये क्लियर है? अरिजीत, ये क्लियर है?
हेलो, अरिजीत, इसमें कुछ कंफ्यूजन है भाई इस फॉर्मूले में? अरे बोल तो एक बार हाँ या ना। इस फॉर्मूले में कुछ कंफ्यूजन है क्या? हेलो, इस पॉइंट में कुछ कंफ्यूजन है? नहीं सर। अब इसकी बेसिस पे ना एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये डेटा बहुत सारे गिवन है ना? और आपसे ये पूछ रहा है कि डेल्टा एच कंबशन ऑफ मिथनॉल क्या होगा। ट्राई करिए। तो एक बार पिछला पेज दिखा दीजिए ना। देख लीजिए, ये है रेजोनेंस एनर्जी का। बस डेल्टा एच रिएक्शन जो है ना, वो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट से निकलेगा। तो नेक्स्ट पेज में चलिए। सिर्फ 35 किलो जूल है ना? तो हाँ, 35 किलो जूल पर मोल है। सब फॉर्मूला याद नहीं रह रहा है, एक बार फॉर्मूला फिर से दिखा दीजिए। लिख लेते रिएक्टेंट हैं। माइनस प्रोडक्ट, जो भी डेटा गिवन है वो सबका रिएक्टेंट माइनस का प्रोडक्ट। याद नहीं रखना है, ठीक है? जो भी डेटा रिएक्टेंट का है वो रिएक्टेंट का यूज करना है, माइनस का प्रोडक्ट का। आंसर अरिजीत आ गया आंसर भाई।
अरिजीत आंसर? सर रेजोनेंस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कैसे आएगा? क्या क्या रिएक्टेंट CH3 OH है ना, कंबसन करा रहे हो तो कंबसन किसका होता है? रिएक्टेंट का। ये कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? अरिजीत आंसर है भाई? अरिजीत? तो कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके। करिए, कंप्लीट करिए। कुछ अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो ये भी पूछिए मेरे से। सर रेजोनेंस एनर्जी ऑफ CH3OH भी तो लगेगा। किसका? रेजोनेंस एनर्जी ऑफ CH3OH नहीं दिया है तो नहीं यूज करेंगे, अगर दिया रहेगा तो यूज कर लेंगे। 0 ले लेंगे। हाँ, जो दिया है वही यूज करना है, अपने मन से कोई डेटा नहीं लिखना है, ठीक है? क्लियर? हाँ सर। अरिजीत आंसर आ गया? देखिए आप लोग का यही आंसर है ना, माइनस का 345। 45 आ रहा है। माइनस का 345 करेक्ट है। देवार्गु ये आ गया? हाँ सर। चलिए, देन सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, वो है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा एच कॉम्बिनेशन। और ये जो हम निकालते हैं ना, वो बॉम्ब कैलोरीमीटर से निकालते हैं। अब बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है कि ऐसा एपरेटस है, जैसे ये कंटेनर रहेगा, इस कंटेनर में हम कोई भी हाइड्रोकार्बन डाल देंगे। एक्स मोल अगर हाइड्रोकार्बन डाला और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यूज किया, इसको बर्न करेंगे। और इसके चारों तरफ सराउंडेड है वाटर। तो ये जब कंपाउंड हीट होगा ना, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा और वाटर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करने लगेगा। तो हम इस थर्मोमीटर के हेल्प से ना क्या करते हैं, इस वाटर के टेम्परेचर को मेजर करते हैं।
है ना, और बाय द हेल्प ऑफ दैट टेम्परेचर हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब लॉजिक समझना कि क्या क्या यूज होगा। हर जगह हमें ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला है क्यू का वैल्यू निकालना कि कितने हीट यूज हो गया। अगर कहीं पे वाटर रहे ना तो m इंटू एस ऑफ वाटर यूज करना पड़ेगा जो फेज चेंज होता है ना। ms ऑफ कंटेनर अगर कहीं पे क्वेश्चन गिवन रहे तो डेल्टा क्यू जो होगा वो ms डेल्टा t के इक्वल होता है। अब ms में अगर वाटर का गिवन है तो वाटर का यूज करेंगे, अगर कंटेनर का भी कहीं मेंशन रहे तो कंटेनर की एनर्जी को भी हम मास और स्पेसिफिक हीट को यूज करेंगे, है ना। अगर नहीं दिया रहे तो इसको इग्नोर कर देंगे, सिर्फ हम वाटर के लिए यूज करेंगे, है ना। तो ये है अपना स्पेसिफिक हीट एस, और ये ms को क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। इसका यूनिट होता है जूल पर ग्राम पर केल्विन, इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर केल्विन हो जाएगा। देन हम क्या करते हैं ना कि मोलर हीट निकाल लेते हैं। मोलर हीट मतलब मोल से डिवाइड कर देंगे, जो भी हीट निकला था उसको पर मोल के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। अब अपने इस कंटेनर की बात करें ना तो इस कंटेनर में वॉल्यूम जो है ना वो कांस्टेंट है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो हीट सप्लाइड जो होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। तो डेल्टा यू जो होगा ना वो माइनस ऑफ क्यू एम के इक्वल आ जाएगा। और स्टेप 4 अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में आपसे इंथैल्पी पूछ लिया ना तो इंथैल्पी के लिए क्या करेंगे, हमें एंट्रोपी पता है तो इंथैल्पी निकालने के लिए क्या करते हैं, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी का यूज करना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेंस 26 के लिए, आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे यहाँ से क्वेश्चन। हमेशा आपको ये 4 अप्रोच फॉलो करने हैं, इन 4 अप्रोच के आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब कैसे ये 4 अप्रोच हम फॉलो करते हैं तो लॉजिक सीखना है। पहला क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगा, रिमेनिंग क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। रीड करिए लैंग्वेज को, है ना। ये 4 अप्रोच है। फर्स्ट कैलकुलेट डेल्टा क्यू, है ना, सॉरी क्यू हीट सप्लाइड, देन पर मोल हीट सप्लाइड, देन वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ऑलवेज डेल्टा यू जो होगा ना वो क्यू एम के इक्वल ही होने वाला विद नेगेटिव साइन, एंड डेल्टा एच जो रहेगा वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी से निकालते हैं। क्वेश्चन में गिवन है 0.3 ग्राम ऑफ इथेन अंडरगोज कंबशन एट 27 डिग्रीज इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। The temperature of calorimeter system including the water is found to rise by 0.5 डिग्री सी। 0.5 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ा था। The heat evolved during combustion of ethane at constant pressure is in kilojule। अब heat at constant pressure जो होता है ना उसको हम बोलते हैं डेल्टा एच। इंथैल्पी निकालना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंथैल्पी निकालना है। तो इंथैल्पी निकालने के लिए लास्ट में हमें ये फॉर्मूला भी यूज करना है। और बॉम्ब कैलोरीमीटर जो प्रोसेस पे वर्क करता है ना वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे यूज होता है ना। तो हम इसके हेल्प से डायरेक्ट डेल्टा यू कैलकुलेट करते हैं, बट क्वेश्चन में बोल देना कांस्टेंट प्रेशर मतलब डेल्टा यू के हेल्प से हमें डेल्टा एच निकालना पड़ता है। अब लॉजिक सीखना है। जैसे कंबशन इक्वेशन ऑफ इथेन अपने को लिखना पड़ेगा, तो C2H6 प्लस 7/2O2 दिस गिव्स 2CO2 प्लस 3H2O लिक्विड हो गया। अब वाटर को हमने लिक्विड क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में डेटा गिवन क्या है 27 डिग्री सी, है ना। ये 100 डिग्री से कम है तो वाटर लिक्विड के फेज में रहने वाला। अब हम क्यू कैसे निकालेंगे, तो क्यू के लिए हम ms डेल्टा टी यूज करते हैं। मास क्या गिवन है क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन में देखिए कुछ डेटा गिवन है नीचे, हाँ गिवन है, क्या गिवन है, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर सिस्टम गिवन है 20 किलो जूल पर क्या 20 किलो जूल पर केल्विन गिवन है ना। तो जूल पर केल्विन का मतलब क्या हो गया, ये m से मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी डेटा दिया हुआ है ना, इसलिए मास क्वेश्चन में नहीं गिवन था। हमने एक लॉजिक अभी समझाया आपको कि अगर जूल पर केल्विन गिवन रहे तो ये हीट कैपेसिटी है, और जूल पर ग्राम पर केल्विन अगर गिवन रहे तो वो स्पेसिफिक हीट होता है। हमें यूनिट पे फोकस करना है, तो ये जूल पर केल्विन के टर्म्स में गिवन है, दैट मींस ये m इंटू एस का डेटा गिवन है। तो m इंटू एस 20 है, डेल टी क्वेश्चन में गिवन है। बोलिए लास्ट कौन सा टेबल रिपीट करिए। देखिए जो S होता है वो स्पेसिफिक हीट होता है, ये जूल पर ग्राम पर केल्विन होता है, ठीक है। और इसको अगर m से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो मास किस में रहेगा, ग्राम में, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो m कहीं पे अगर यूनिट जूल पर केल्विन गिवन रहे ना तो ये m इंटू एस का डेटा गिवन रहेगा। लॉजिक क्लियर है, हाँ सर। तो m इंटू एस का डेटा गिवन है 20 और चेंज इन टेम्परेचर क्या है 0.5 का, तो हम यहाँ पे 0.5। अब यहाँ पे टेम्परेचर ना आप डिग्री सी के टर्म्स में ही लिखना, केल्विन में कन्वर्ट मत करने लग जाना, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या निकल जाएगा, अपना Q निकल जाएगा। अब Q का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, हम पर मोल के लिए निकाल रहे थे, हम किसके लिए निकाल रहे थे, पर मोल के लिए निकाल रहे थे, है ना। तो ये वैल्यू आ गया 20 इंटू 0.5,
डिवाइडेड बाई 0.3। 0.3 क्यों लिया है? क्योंकि 0.3 ग्राम था, हम 1 ग्राम के लिए निकाल रहे हैं। हम किसके लिए निकाल रहे हैं? 1 ग्राम के लिए निकाल रहे हैं। और 1 मोल ऑफ मीथेन का मास क्या होगा? 30 होगा। तो हम 1 ग्राम के लिए ये था, तो 30 ग्राम के लिए एनर्जी कितना हो जाएगा? इंटू 30 करना पड़ेगा। तो आंसर क्या है? 1000 किलो जूल पर मोल, है ना? 1000 किलो जूल। आगे कोफिशिएंट 1 है, तो जो ये डेटा है वही डेटा इसका भी हो जाएगा। और हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा यू अपन ने निकाला है, डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं? मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। बट ऑलवेज हम ओनली हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस के ही मोल निकालेंगे। ये गैसियस फेज में था, ये भी गैसियस फेज में है, ये भी गैसियस फेज में है, और ये लिक्विड फेज में है। तो लिक्विड इज लेस रिएक्टिव देन गैस, सो ओनली हमें गैसियस मोल को कंसीडर करना पड़ेगा। तो 2 माइनस 1 प्लस 7/2 दैट इज -5/2 आ गया। अरिजीत, ये लॉजिक समझ में आया? ये सबसे मेन है। पूरा क्वेश्चन करने के बाद आप कहाँ गलत करोगे? इस डेल्टा एनजी में गलत करोगे। जो हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस रहेगा हम उन्हीं के मोल को कंसीडर करेंगे। अगर टेम्परेचर 127 रहता देन उस केस में हम क्या लेके चलते? यहाँ पे इसको गैसियस लेते, फिर प्रोडक्ट में 2 + 3 लिखना पड़ता और माइनस में 1 + 7/2 लिखना पड़ता। ये माइनस का 1/2 है ना? आर का वैल्यू जूल में निकालना है तो 25/3 कर दिया अपन ने। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया है। टेम्परेचर 300 केल्विन क्वेश्चन में गिवन है ना? 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन। तो ये सारे वैल्यू को अगर आप जब रखोगे तो यहाँ से हमें डेल्टा एच का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा? -1006। अरिजीत, ये क्लियर है भाई? सर सर वो वाला 30 से क्यों मल्टीप्लाई हुआ? कहाँ पे भाई? इथेन के मास के लिए C2H6 का मास 30 है ना? हाँ सर। तो मीथेन के मास से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भाई? क्लियर? अरे 1 मोल का मास निकालोगे तभी तो किलो जूल पर मोल, मतलब 1 नीचे 1 मोल आया। हाँ सर। लॉजिक समझ में आया? हाँ सर, ठीक है। चलिए देन सेकेंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिएगा तो थोड़ा सा लॉजिक मेरे को लगेगा अच्छे से समझ में आ गया आपको। अरिजीत, सेकेंड वाला ट्राई करिए, क्या होगा? आंसर अरिजीत, आंसर बताना भाई, क्या आया? देमार्को, आंसर?
आंसर सर आ गया, मीटिंग से लीव कर गए थे शुरू के। ओके, आ गया ना? देवार्गो, तेरा आंसर आया? हाँ सर। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था इस चैप्टर का, है ना? इसी पे तो आपको लोग को क्या करना है ना, लास्ट 5 इयर्स की अरिजीत आज ही कर लेना ट्राई। लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन जो इस पे बेस्ड होगा ना, पहला थर्मो, हाँ आज को कर लेंगे थर्मो केमिस्ट्री का। थर्मो केमिस्ट्री आज कर लेना, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आज ना हो सकता है, आज को ऑर्गेनिक कर रहे थे तो कल तो सुबह तक तो कर लेना, विद इन दिस वीक कर लेना, 1 तारीख से पहले कर लेना। चलिए, मैं हाँ, सर। मीटिंग आज यही एंड करता हूँ। बाय बाय, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। सर ठीक है सर, बाय। नेक्स्ट क्लास आईनी के स्टार्ट करूंगा। सर ठीक, सर बोल रहे आप ये नोट्स अभी भेज दीजिए। हाँ अभी भेज जरा, मीटिंग एंड करके। सर आप बोल रहे थे कि ऑर्गेनिक का एक नेम रिएक्शन का शॉर्ट नोट भेजेंगे। हाँ भेज दूंगा अभी। ठीक है, ठीक है सर। ठीक, चलो बाय।